देखो भाई, हमारे जो यूनिट्स हैं, जो 11th क्लास में यूनिट्स पढ़ने हैं, वो यूनिट्स हैं सबसे पहले देख रहे हो, सबसे पहले है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिर आएगा काइनेमेटिक्स। तो इस फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में 2 चैप्टर हैं इसमें, एक तो फिज़िकल वर्ल्ड है और दूसरा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये सेकंड चैप्टर है। काइनेमेटिक्स में अगेन 2 चैप्टर हैं भाई, 1 डायमेंशनल मोशन दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 2 डायमेंशनल मोशन दैट इज मोशन इन ए प्लेन। तो हम लोग ये सब देखेंगे। आज फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब चैप्टर के लिस्टिंग मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे, जिनका लास्ट क्लास रह गया हो वो समझ सकते हैं। बुक 1 में 8 चैप्टर्स हैं अप टू ग्रेविटेशन, और उसके बाद है बुक 2 में, ठीक है। और हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर, जो हम लोग फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट यूनिट जो फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, नंबर 1 यूनिट। फिज़िकल वर्ल्ड ऐसे 2 आवर का चैप्टर है और इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेटिव बात है। फिज़िकल वर्ल्ड जो चैप्टर 1 है, इसमें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे और ये काम ख़त्म हो जाएगा, और ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, कोई ख़ास इसमें न न्यूमेरिकल है न ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इसको हम लोग कभी भी 2 घंटे के क्लास में ख़त्म कर सकते हैं। मेन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर नंबर 2 है, इन दोनों को कलेक्टिवली ही पढ़ने पड़ते हैं, कलेक्टिवली ही पढ़ते हैं हम लोग। देखो, फिज़िकल वर्ल्ड में क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज, फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब है इसमें। और उसके बाद आ जाता है भाई यूनिट्स, मेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो ये हम लोगों को स्टार्ट करने हैं धीरे धीरे। तो केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम लोग इसमें केपलर्स लॉ पढ़ने हैं कि मोशन अराउंड सन हो रहा है, किसी प्लैनेट का मोशन, ध्यान देना, किसी प्लैनेट का मोशन अराउंड सन होता है, वो हम लोगों का किस तरह से मोशन हो रहा है वो केपलर्स लॉ में जानने हैं, ठीक है। वो केपलर्स लॉ में जानने हैं कि इस तरह से जो सन के अराउंड मोशन हो रहा है विवेक, तो वो किस तरह से एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन करता हुआ ये चलता है। ये हम लोगों को पढ़ने हैं किसमें, तो ग्रेविटेशन चैप्टर 6 में, कि अराउंड एनी प्लैनेट अर्थ रोटेट करें या जुपिटर या मार्स या कोई भी जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इस तरह का एक एरियल वेलोसिटी। तो ये हम लोग एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। एक पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्रिकेट बॉल थ्रो कर दिया तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जा रहा है, विकेट कीपर के पास समझो जा रहा है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग हम लोग रख रहे हैं, देखो जब 60 डिग्री पे ये प्रोजेक्ट हुआ हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, तो उसका रेंज उतना ही है जितना 30 वाले पे रेंज है। और अगर मान लो हम लोग 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका रेंज उतना ही होगा जितना 15 वाला इस कलर का है, देख रहे हो। तो 15 और इस वाले का दोनों का रेंज सेम होता है। 15 का देखो, ये 15 एंगल पे प्रोजेक्टेड है, हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे ये प्रोजेक्टेड है। तो इस तरह से ये क्रिकेट बॉल प्रोजेक्टेड है, इसका पूरा पढ़ना है कितना मैक्सिमम हाइट होगा, क्या होगा। ये 45 पे मैक्सिमम रेंज है, रेंज जितना ये डिस्टेंस है इसको रेंज बोलते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम लोग, ये चैप्टर 4 में पढ़ने हैं, ठीक है। और ये फिर देख रहे हो 60 डिग्री पे वही रेंज है जो 30 डिग्री वाले का रेंज है, 75 डिग्री पे भी वही रेंज है जो 15 पे रेंज है। ये सब का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम लोगों को देखने हैं कि कैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, मैक्सिमम हाइट, रेंज क्या है। और अगर कुतुब मीनार से हम लोगों ने थ्रो कर दिया तो दोनों एक बार में फॉल कर रहा है। एक को तो हमने फ्री फॉल कराया, एक को हम लोगों ने फ्री फॉल कराया और एक को प्रोजेक्ट कर दिया कि कुतुब मीनार से, तो प्रोजेक्ट कर दिया, वो दोनों देख रहे हो एक साथ चल रहा है, वर्टिकल हाइट दोनों का सेम है। तो इस फैक्ट को, इसका मैथमेटिकल हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे तो पता लग जाएगा कि हमारा किस तरह से ये मोशन हो रहा है। ये मोशन हम लोगों को लास्ट में पढ़ने हैं वेव मोशन में। ऐसा पेंडुलम, बहुत सारे पेंडुलम हैं इसमें, ये बड़े सारे पेंडुलम हैंग किए हुए हैं। इसका जो हम लोग पढ़ेंगे मोशन, तो वो वेव मोशन एंड ऑसिलेशन लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट ऑसिलेशन एंड वेव है। देखो बहुत सारे पेंडुलम को एक बार ऑसिलेट कराया जा रहा है इस तरह से, तो ये किस तरह से मोशन करेंगे वो हम लोगों को एनालिसिस करने हैं। वो है लास्ट यूनिट ऑसिलेशंस एंड वेव, वो देखने हैं इस तरह का मोशन कैसे हो रहा है, सबके टाइम पीरियड कितने हैं, कितने लेंथ का पेंडुलम है, तो ये सब हम लोगों को पढ़ने हैं लास्ट में।
ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर में। ठीक है भाई, ये देखने हैं। और क्या देखने हैं, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम का मोशन। पेंडुलम का मोशन हम लोग जानते ही हैं, कोई भी पेंडुलम अगर हम लोग हैंग कर दें तो इसका मोशन इस तरह से होता है, जिसमें कि वेलोसिटी का वेरिएशन, ये पढ़ने, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखने हैं, लेकिन ये आएगा चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी का वेरिएशन देखोगे इसमें, और देखेंगे एक्सेलरेशन का वेरिएशन कैसे हो रहा है, इसमें एनर्जी का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है वो भी देखेंगे, फोर्स है, एनर्जी का किस तरह से, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस बॉब का, पेंडुलम के बॉब का किस तरह से मोशन हो रहा है, ये सब भी देखने हैं हम लोगों को एक एक करके। तो ये चैप्टर 14 में आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, ये आएगा। ठीक है, और क्या पढ़ना है भाई, तो और पढ़ना है हम लोगों को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव। अब ये वाला है लास्ट चैप्टर बिल्कुल, वेव मोशन, जिसमें दो वेव, यहाँ देख रहे हो दो वेव हैं, ये दो वेव एक साथ जब कान में पहुँचते हैं तो बीट्स फॉर्मेशन बनता है, बीट्स, तो स्टैंडिंग वेव बनता है, बीट्स बनता है, तो ये सब बीट्स भी हम लोगों को पढ़ने हैं, इसका मैथमेटिकल वर्जन भी पढ़ने हैं, और ये ग्राफ्स भी पढ़ने हैं कि किस तरह से ये ग्राफ बना और कैसे ये कान में पहुंच रहा है, तो बीट्स फिनोमेना क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 में, वेव मोशन। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव जब पढ़ेंगे तो इसमें होगा। अभी पढ़ा कुछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल 11th में क्या क्या पढ़ने हैं। तो इस तरह का बीट्स फिनोमेना होता है, वो हम लोगों को देखेंगे। ऐसा ही एक फिनोमेना होता है स्टैंडिंग वेव, वो पढ़ने हैं हम लोगों को, डॉपलर इफेक्ट वो पढ़ने हैं हम लोगों को। तो ये सब आएगा लास्ट में, वेव मोशन में आएगा, सेकेंड बुक में आएगा ये सब चीज़। देखो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, कोई वेव पल्स आया, स्ट्रिंग में एक पल्स आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर के किस तरह से जा रहा है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये मोशन यहाँ पे इन्वर्ट हो रहा है, क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ बन रहा है, और इस वाले में क्या है कि इस वाले में जो फ्री एंड वाला है उसमें हमारा क्रेस्ट नहीं है। देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर क्रेस्ट ही बन के आ गया, इस वाले में इन्वर्ट हो गया। तो ये मोशन भी हम लोगों को पढ़ने हैं, ये भी वेव मोशन में आएगा। अब देखो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने हैं, कोई सॉलिड है, क्यूब है, समझो सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, टेम्परेचर बढ़ते जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो ये सॉलिड अब लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया। देखो सारे मॉलिक्यूल जो है वो इधर से लूज हो गए और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब ये लिक्विड बना हुआ है, ग्लास में समझो लिक्विड बना हुआ है, कुछ वेपोराइज हो रहे हैं। अब धीरे धीरे टेम्परेचर इसका देखो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो देखो सारे लिक्विड वेपोराइज होकर के ये गैसियस बन गए। तो ये सब का स्टडी हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ देखने हैं। कब, तो ये होगा चैप्टर 11, 12, 13 में। 11, 12, 13 गैस का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, ये भी उसी में आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। ये हीटिंग कर्व है, ये हीटिंग कर्व के बारे में भी और इसके स्लोप को भी हम लोग निकालेंगे, ये कर्व कैसे बना तो वो भी हम लोगों को ऑब्टेन करने हैं। और ये स्प्रिंग मास सिस्टम, ये भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है, कैसे इसमें एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये सब भी पढ़ने हैं। कब, तो ये भी हम लोगों को पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 14 में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो ये सब समझ गए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास था, कुछ पढ़ाया तो था नहीं उसमें, तो लास्ट क्लास जो डिस्कस हुए थे उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन पॉइंट, कुछ डिस्कशन किए थे जिससे कंक्लूजन निकला, उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे। वैसे पढ़ाई तो कुछ नहीं हुआ था लास्ट क्लास में, हाँ मैंने ये ज़रूर बताया था कि फिज़िक्स को कैसे डील करने हैं। सुनाई तो दे रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. आलिया सिंह? Yes, sir. अच्छा ठीक है भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका थोड़ा कंक्लूजन 5 मिनट में रिकैप करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे, ताकि जो 2-4 लोग अगर छोड़े हों, कोई क्लास छूटा हो किसी का, तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया हूँ, जो कंक्लूजन पॉइंट्स थे। तो कंक्लूजन पॉइंट क्या था भाई? तो कंक्लूजन पॉइंट था, देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, याद होगा ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि वेलोसिटी अब डिफाइन होगा तो वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ये बताया था। एक्सेलरेशन डिफाइन होगा तो वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बात समझ में नहीं आता जब तक कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये तीन चीज़ जब तक समझ में ना आए तब तक हम लोग फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे। सो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बोलने का यही सेंस है कि मैथ्स जो 12th का है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं, 11 12th के मैथ्स को यूज़ करते हैं फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वेलोसिटी समझना हो, एक्सेलरेशन समझना हो, इन सब के लिए डिस्प्लेसमेंट समझना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब बात समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोगों के पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर ना हो। तो इसलिए मैंने बताया था कि मैथ्स जब फिजिक्स का लैंग्वेज है तो पहले इसको जानना पड़ेगा। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई मेन फिजिक्स जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है यूनिट नंबर 2, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके पहले ये सब हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। इसमें हम लोग को 8 to 10 क्लास लगेंगे, कोई बात नहीं है लगे, लेकिन ये जब बेसिक टूल लेके चलेंगे तो हमारा आगे का अंडरस्टैंडिंग बनेगा। और क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था भाई, तो ये कंक्लूजन निकाला था कि जो हम लोगों ने 9 10th कवर करके आए हैं वो तो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का उतना अच्छा नहीं है। 9 10th में जो अंडरस्टैंडिंग किया हम लोगों ने वो कंप्लीट नहीं है, उससे काम नहीं बनेगा 11 12th में। 11 12th में अगर हमें अच्छे अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो चाहिए मैथमेटिकल टूल के साथ, मैथमेटिक्स के साथ अप्लाई करके करना पड़ेगा। मोस्टली 9 10th में मेमोरी बेस्ड होता था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का डिस्कशन किया था। जिसका छूटा हो मैंने वीडियो डाला था ग्रुप में, फिर से एक बार डाल दूंगा लास्ट क्लास का। ये सारे जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। लास्ट क्लास का वीडियो डाला था, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो इस बार भी आज का भी वीडियो डाल दूंगा और लास्ट क्लास का भी वीडियो मैं डाल दूंगा। जिसका छूटा हो वो ज़रूर देख लेगा। अभी तो मैं समरी पॉइंट बस बता दे रहा हूँ, कंक्लूज़न के पॉइंट्स जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये भी डिस्कस हुआ था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है, और फ्रिक्शन का छोटा सा हम लोग मीनिंग समझे थे भाई कि रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट को अपोज करना। वेक्टर देखा था कि दो खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से काम नहीं बनता, तीसरा कंडीशन भी चाहिए होता है। और देखा था कि करंट हमारा स्केलर है जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड के बारे में देखा था कि स्पीड जो हमारा होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो टाइम करते हो, ये एवरेज स्पीड होता है, ये स्पीड नहीं होता, स्पीड तो कुछ और होता है। स्पीड को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये सब डिस्कस किया था और साथ में कंक्लूजन क्या निकल के आया था भाई, ये कि अगर हम लोग 11 12th पढ़ रहे हैं तो 11 12th है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड। अंडरस्टैंडिंग कौन देगा भाई, तो 11 12th का मैथ्स देगा। तो 11 12th का मैथ्स का कुछ पोर्शन जो हम लोग 8 to 10 क्लास लगाएंगे उसको अच्छे से समझेंगे। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं ऑप्ट किया है तो उसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो 8 to 10 क्लास जो मैं कराऊंगा उसको पूरा पक्का रखना है। ये पक्का रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और ये तो अंडरस्टैंडिंग तो ये दे देगा। देखो भाई, मैथमेटिकल अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा आपका बन गया ये, तो समझो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब एप्लीकेशन बेस्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो तुम्हें ए लेवल कॉलेज में पहुंचाएगा या बी लेवल में छोड़ देगा या सी लेवल में धक्का दे देगा। ये जिसका स्ट्रॉन्ग वही घोड़ा बन पाएगा, नहीं तो गधा रह जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब ये हो, तो ये रहे और साथ में ये हो। अब ये कैसे आएगा एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे भाई। किस तरह से ये लाएगा तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग, ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच। लॉजिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच लेकर चलेंगे हम लोग। कैसे ये डेवलप होगा धीरे धीरे क्लियर भी होगा, बट ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ तो शायद तुम्हें पता लग जाए कि ये एप्लीकेशन होता क्या है, एप्लीकेशन का बेस्ड बोलने का मतलब क्या हुआ। तो चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल तुम सब सुनो। अगर मान लो हम लोग मार्केट गए, मार्केट में जाते हो, मान लो कुछ भी परचेज करने गए, भिंडी ही परचेज करने गए, वेजिटेबल शॉप पे गए और भिंडी लेने हैं हम लोगों को। और भिंडी वाले ने बताया, भाई क्या बताया, तो 21 रुपीज़ पर केजी।
21 रुपीज़ पर केजी ऐसा बताया। ठीक है भाई, तो अगर 21 रुपीज़ पर केजी है और तुम्हें 650 ग्राम चाहिए तो कितने पैसे देने होंगे? 650 ग्राम चाहिए तो कितने पैसे देने होंगे, जल्दी से बताओ। 21 रुपीज़ पर केजी है और 650 ग्राम तुमने लिया तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? बताओ भाई। चलो टाइम हो गया ख़त्म। बताओ, कोई बताएगा? 136.50 पैसे। चलो देखते हैं। 136.65 पैसा। चलो 2 लोगों का हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। 13.65 पैसा। 13.65। चलो कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा पर्पस नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कराना कोई पर्पस नहीं है। देखिए, सब लोग जानते हैं भाई 1000 ग्राम में 21 रुपीज़ लगता, तो ये डिवाइडेड बाई 1000 किया, मल्टीप्लाइड बाई 650 किया तुमने, और ये जो आएगा वही अमाउंट तुम्हें देने होंगे, यही अमाउंट तो देने होंगे, यही तो काम किया भाई। 1000 ग्राम मीन्स 1 केजी के 21 रुपीज़ हैं, तो तुमने इससे डिवाइड कर दिया, पर ग्राम मिल गया, 650 ग्राम के चाहिए, यही कैलकुलेशन कर दिया, और जितना जो जल्दी कैलकुलेट कर लिया वो आंसर पे पहुंच गया। काम तो यही किया है ना, ऑलमोस्ट काम तो यही हुआ विवेक। यस सर। अब देखो, मान लो ये हर बार का मैं बता रहा हूँ, हर बार मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ फर्स्ट सेकंड क्लास में ही, एवरी ईयर। होता क्या है, 40 स्टूडेंट होते हैं तो उसमें से 1-2 ही आंसर करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट भी तो होता है, हर एंट्रेंस एग्जाम में टाइम लिमिट भी होता है। तो देखो, कहने का क्या मतलब है, क्या है एप्लीकेशन ओरिएंटेड, ये सबको पता है कि 21 में 1000 डिवाइड करेंगे और 650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हमें रिजल्ट लाने हैं। ये कैलकुलेशन डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना सबको पता है, लेकिन लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन यानी सिचुएशन को समझते हुए जल्दी एनालाइज कर लेना कि किस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट आ जाए। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लॉजिकली ये स्टेब्लिश करना कि हमें किस चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा कि हमारा डिज़ायर्ड आंसर मिल जाए, ये सोचना एनालिटिकल स्किल है। और ये कैलकुलेशन करना, ये तो भाई मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल, ये तो कोई भी कर सकता है कैलकुलेशन, लेकिन ये सोचना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट आ जाए, ये सोचना ही तो फिजिक्स है। ये लॉजिकल रीजनिंग करना, सिचुएशन को एनालाइज करके समझ लेना कि अच्छा ये सिचुएशन ये मांग रहा है तो अच्छा ये ऐसे इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल से मैंने बताया। ये सोचना कि कौन सा काम करने होंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, कंपनी में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम होता है तो लेबर को कम तनख्वाह मिलता है, लेबर की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन जो मैनेजर होता है उसका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? तो लेबर को ये बोला जाता है कि तुम ये कर दो, वो कर देता है, ये करना है ये कर देता है। तो भाई जब कोई बोल देगा कि ये करना है तो कर देंगे, तो इसमें कोई ख़ास पहलवानी नहीं है कि इसकी, लेकिन मैनेजर को देखना होता है कौन से बंदे से कौन सा काम करवाएं कि हमारा इफ़िशियंसी कंपनी का बढ़े, किससे क्या काम कराना है, इतना जो ये काम भी कराना है, ये काम कराना है, ये काम कराना है, ये काम कराना है, किसको किस में अप्लाई करें, कैसे मैन पावर यूज़ करें, ये सब को मैनेज करना वो मैनेजर का काम है। तो किसको क्या करें ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्या करना हो, डिसीजन लेना हो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिसीजन कोई लेके बता दे और उसको फॉलो खाली करना हो तो वो ईजी होता है, इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो जो सिचुएशन को एनालाइज करके और उसका लॉजिकल इस्टेब्लिश करे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है और जो है उसमें कैसे लिंकेज इस्टेब्लिश होगा, ये सोचना ही तो फिजिक्स है, ये सोचना ही लॉजिक है। और एनालिटिकल स्किल ये है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी, क्वेश्चन तो ट्रिकी भी हो सकता है, क्वेश्चन तो घुमा के भी हो सकता है, क्वेश्चन को घुमा के हो सकता है, तो ट्रिक कौन पहचान पाएगा? जिसका एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग होगा, जो एनालिसिस करने में, लिंक एस्टेब्लिश करने में जो एक्सपर्ट होगा, वो धीरे धीरे डेवलप होंगे।
उसका अप्रोच भी धीरे धीरे क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे आपका अप्रोच ज़्यादा एनालिटिकल होगा। किसी को कोई ये क्वेश्चन मिलता है, ध्यान दो, किसी को ये कोई क्वेश्चन मिलता है कि भाई ये है एक फ्लोर पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है, अब इस पर हमने फोर्स लगाया तो बताओ भाई इस बुक का कितना एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसे किसी ने सॉल्व कर लिया, आंसर मिल गया, खुश हो गए। तो ये उतना आप नहीं सीखे, लेकिन साथ में अगर ये सॉल्व हो गया तो उसका अल्टरनेट मेथड 2 सोचा तुमने कि अच्छा ठीक है मेथड 1 से तो हो गया, मेथड 2 भी ज़रा सोचा जाए इसमें, तो वो सोचेगा। साथ में ये सोचे अगर वो कि अच्छा इस पे फोर्स लगाया तो हमने तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस पे अगर फोर्स लगाया जाता तो क्या होता, इसका एक्सेलरेशन, मतलब जो सिचुएशन दिया था वो तो कर ही लिया, लेकिन उसका अल्टरनेट मेथड सोचा, उसमें डेटा चेंज करके सोचा कि अच्छा ये सिचुएशन के बदले में ये होता तो क्या होता। तो जो इस तरह से सोच करके क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करे उसका एनालिटिकल स्किल बढ़ जाएगा। वो इसके लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मीन्स इसके आसपास भी सोच रख सकता है, और क्वेश्चन हमारा जब आएगा न्यू क्वेश्चन तो उसमें उसको अटेम्प्ट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो उसके पास ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग धीरे धीरे ये एप्लीकेशन बेस्ड है, यही तो डिफरेंस लाएगा, और इसके लिए ट्रिकी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड है 11th 12th और जेईई नीट का फिजिक्स, इसलिए सारे लोग वही सिलेबस पढ़ते हैं, वही 11th वही 12th, सारे सिलेबस सेम है, बट किसी का स्कोर होता है 70%, किसी का 80%, किसी का 98% और किसी का जेईई में रैंक नंबर बहुत ज़्यादा 100 आ जाता है, और किसी का रैंक इतना ख़राब होता है कि बेचारा को नॉर्मल कॉलेज में जाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस कौन करता है, वो डिफरेंस करता है एनालिटिकल स्किल। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सबका होता है, बट अंडरस्टैंडिंग को कितना आप सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हो, लॉजिकली कितना सोच पाते हो, ट्रिकी क्वेश्चन को कितना पहचान पाते हो, ये है मेन चीज़। तो ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता के तब आगे बढ़ेंगे। और क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था भाई, तो एक सीक्वेंस हम लोगों ने डिसाइड किया कि कैसे फाइनली हम लोग फॉलो करेंगे। तो यूनिट 1 पहले फॉलो करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और इसके बाद हम लोग लाएंगे मैथमेटिकल टूल, दैट इज डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, वेक्टर क्या है, 8 to 10 क्लास लगाएंगे, और तब काइनेमेटिक्स यानी 1D मोशन, 2D मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सब देखेंगे। ये था अब तक का लास्ट क्लास तक का कंक्लूजन पॉइंट। ठीक है, जिनके छूटे हों वो वीडियो ज़रूर देख लेगा, मैं ग्रुप में आज भी डाल दूंगा। चलो क्लियर है, ये सब कंक्लूजन हम लोग देख लिए थे। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट क्या है भाई, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो मैंने भी बताया कि ये तो भाई बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग साथ में दोनों कंबाइंड ही चलेंगे भाई। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हम लोग मेन काम करेंगे। तो आज मैं शुरू करूंगा ऐसा टॉपिक जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हो, कुछ आपको होमवर्क भी दिया जा सके, तो आप होमवर्क भी थोड़ा करेंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने हैं, तो यूनिट्स के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है इसमें यूनिट्स हैं, जैसे मान लो आप समझते हो मीटर है, किसका यूनिट है भाई, तो लेंथ का यूनिट है। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो भाई। अच्छा, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया है कितना भाई, तो 10 मीटर किया है, किधर भाई, तो नॉर्थ की तरफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तुम्हें ये ऊपर एरो जो लगाया ना, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना ही इसका मतलब है। इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो बता रहा है बस। तो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ है, तो ये मीटर जो हुआ ना ये यूनिट हुआ। तो यूनिट के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ने हैं, तो आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, होमवर्क भी आपको मिल सके, ऐसा काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। जिसके छूटे होंगे वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर कर लेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझें कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट के लिए देखो भाई, यूनिट मैंने बताया स्टैंडर्ड वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है भाई, किसी फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले समझते हैं, चलो इसको हटाओ, सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो आप लिखो भाई, कॉपी निकालो, पेन निकालो और लिखो उसमें फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी लिखो।
यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा समझे। लिखो भाई, यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है पहले इसको समझे। तो फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म, फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म्स बोलें या क्वांटिटी बोलें, फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, अब जरा समझो इसको। फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको हम लोग मेजर भी कर पाए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मान लो फोर्स, मास, स्पीड, ये सब फिजिक्स रिलेटेड क्वांटिटीज हैं। वर्क, मान लो पावर, ये सब है। मोमेंटम, बहुत सारे चीज़ें भाई। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जीज। तो ये फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म हैं। और फिजिक्स में तो समझते हो आप, फिजिक्स क्या है भाई, तो लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं। ये सब आता है चैप्टर 1 में, व्हाट इज फिजिक्स। तो भाई इतना तो आप समझते हो, फिर भी मैं एक दिन 2 घंटे का क्लास लेकर के वो थ्योरेटिकल बात ख़त्म कर दूंगा। फिजिक्स में हम लोग लॉज ऑफ नेचर जो फॉलो कर रहा है उसी के बारे में स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक एनालॉजिकल स्टडी। तो ये जो टर्म्स हैं, अब मान लो, देखो ध्यान से, टर्म्स क्यों बनाए। अगर मान लो कोई मोशन हो रहा है, तो भाई मोशन तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो कोई मोशन फास्ट है, कोई मोशन स्लो है। ये मोशन स्लो है, ये मोशन थोड़ा फास्ट है, ये मोशन और फास्ट है। तो मोशन कितना फास्ट या स्लो हो रहा है उस चीज़ को समझने समझाने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाया। क्या भाई, वेलोसिटी बनाया, वेलोसिटी या स्पीड ये बनाए, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म बनाया, वेलोसिटी। अच्छा, किसी ने मान लो वॉल पे फोर्स लगाया या पुल किया या पुश किया, तो कितना ज़्यादा लगा रहे हो, पुशिंग या पुलिंग टेंडेंसी कितना ज़्यादा है। तो उसको बताने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टर्म बनाया, फोर्स। फोर्स इज पुलिंग और पुशिंग टेंडेंसी। कोई बॉडी किसी बॉडी पे पुलिंग या पुशिंग टेंडेंसी लगाए, वो फोर्स है, उसका मेज़र हम लोग करते हैं भाई, तो न्यूटन में लिखते हैं। उस ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो हम लोग बोलते हैं भाई 10 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है। बट वो फोर्स क्या है, फोर्स है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बताता है कि पुलिंग एक्शन या पुशिंग एक्शन कितना स्ट्रांग है, या ऐसा क्वांटिटी फोर्स बोलते हैं। वैसे ही एनर्जी है, वर्क करने का कितना कैपेसिटी एनर्जी है। तो मास है भाई, कितना अमाउंट ऑफ मैटर इस बॉडी में है, ज़्यादा है अमाउंट ऑफ मैटर तो मास लार्जर है, कम है तो कम है। वर्क है, किसी ने फोर्स लगाया, किसी बॉडी पे मोशन कराने लग गया, तो वो फोर्स लग करके कितना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, क्या रिजल्ट निकाला भाई, तो वो उसका वर्क है। तो इस तरह से बड़े सारे टर्म हैं जो फिजिक्स में लॉज ऑफ नेचर को समझने के लिए, समझाने के लिए ज़रूरत होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स रिलेटेड क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी। और उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। और फिजिक्स रिलेटेड है तो ऑब्वियसली लॉज ऑफ नेचर को समझने और समझाने में ऐसे क्वांटिटीज हेल्प करेंगे। अब अर्थ है, किसी ऑब्जेक्ट को, पेन को अगर रिलीज करें तो अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स कितना स्ट्रांग है, कितना कम है, ज़्यादा है, वो कौन बताएगा। तो भाई फोर्स एक है, फोर्स क्वांटिटी हमने देखा, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फोर्स। तो इस तरह से फिजिक्स रिलेटेड टर्म को बताने वाला है फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ तक तो आपने लिखा है, यहाँ तक तो सबने लिख लिया, आलिया लिख लिया, विवेक Yes, sir. ये लिखे हो। Yes, sir.
और अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये लिख लो भाई कि हमारा यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट, मान लो डिफाइन करना है यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट किसी चीज़ का क्या होता है भाई? तो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके टर्म में हम लोग, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ये लिख लो पहले, फिर मैं इसका मीनिंग तुम्हें समझा दूं। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। इसको नोट कर लिया जाए पहले। The chosen reference standard of a measurement in multiple of which any physical quantity is expressed. For example, meter, सेकेंड, ये सब क्या है भाई? तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। लिख लिए भाई? यस सर। चलो देखो, अब जैसे इस चीज़ को समझा जाए, क्या हुआ ये यूनिट, क्या हुआ भाई? यूनिट, तो यूनिट होता है किसी भी क्वांटिटी का यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। मान लो कोई क्वांटिटी है, लेंथ है, मान लो कोई क्वांटिटी है हमारा लेंथ, तो लेंथ का सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग इसको एक यूनिट बना देंगे, मान लो 1 मीटर। अब कोई दूसरा लेंथ हो तो इसको बोलेंगे अच्छा भाई ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है। इसका मतलब कि लेंथ का जो स्टैंडर्ड है 1 मीटर, ऐसा ऐसा इसमें 4 जरूर होगा, तभी ये 4 मीटर बना। तो भाई ये जो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ वो क्या है भाई? तो एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने चूज़ कर रखा है, सबने मिल करके जो डिसाइड किया था वही अब फॉलो कर रहे हैं। तो लेंथ का अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों ने मीटर समझ लिया, तो जितने भी लेंथ एक्सप्रेस किए जाएंगे वो इन्हीं के टर्म में एक्सप्रेस होंगे और इसी के मल्टीपल में एक्सप्रेस होंगे। मान लो 2.3 मीटर या 4 मीटर, तो ये सब क्या है भाई? तो स्टैंडर्ड के टर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो द चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी के रेफरेंस में बाकी लेंथ बताए जाएंगे, एक्सप्रेस किए जाएंगे। अगर टाइम की बात करें, सेकंड को हमने स्टैंडर्ड बना लिया यूनिट, तो इसका मतलब कोई टाइम इंटरवल, फॉर एग्जांपल अपना क्लास चल रहा है तो इस क्लास का कितना सेकंड ड्यूरेशन, मान लो 5000 सेकंड का ड्यूरेशन है, तो भाई ये टाइम इंटरवल हो गया। हमने सेकंड के टर्म में क्यों बोला? क्योंकि सेकंड को हमने यूनिट बना रखा है, या आवर को यूनिट बना रखा है, या मिनट को यूनिट बना रखा है। तो भाई एक स्टैंडर्ड तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी के टर्म में जो भी टाइम इंटरवल लिखना होगा, जो भी टाइम इंटरवल लिखना होगा वो हम लोग सेकंड के टर्म में लिखेंगे। अच्छा भाई 10 सेकंड लगा इस पेन को फ्लोर तक गिरने में, फॉल करने में, तो 10 सेकंड एक्सप्रेस कर दिया। तो द चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, जिसके मल्टीपल में ही कोई क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? यूनिट का डेफिनेशन समझ गए? ये आएगा स्कूल में तो आपको लिखने पड़ेंगे। यूनिट का डेफिनेशन हम लोग समझ लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं इसमें? और फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिक्स रिलेटेड क्वांटिटी क्या हुए? तो वो हुआ भाई लॉज ऑफ नेचर को समझने और समझाने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड बनाए गए। अब इन क्वांटिटीज़ को हम लोगों को देखने हैं, आज के क्लास में देखेंगे कि फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत सारे हैं। इनमें से कुछ को हम लोगों ने बनाया फंडामेंटल क्वांटिटी, कुछ को क्या बनाया? फंडामेंटल, और कुछ को बनाया हम लोगों ने डेराइव्ड क्वांटिटी, वो हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी ये लिख लो भाई। फिजिकल क्वांटिटी ये लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप।
फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप, एक है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। हाँ बोलो। सर यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी में एक बार डिफरेंस हो हाँ डिफरेंस बता दूंगा, अभी रुक जा, अभी आया है, अभी तो सिर्फ यूनिट की बात किया है। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी और डेराइव्ड और डिपेंडेंट क्वांटिटी। Physical quantity is of two type, fundamental और base quantities, derived और dependent quantity। पहला वाला हो गया फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। इसका एक तीसरा नाम भी है, तीसरा नाम क्या है भाई? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अभी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट में अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म था ये, याद होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म है। एग्जाम्पल इसका हम लोग लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं भाई, फोर्स है, वेलोसिटी है, मान लो लेंथ है, टाइम है, मास है, एक्सेलरेशन है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो इन एग्जाम्पल्स में कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल होंगे और कुछ होंगे डेराइव्ड होंगे। तो फंडामेंटल है ये, फंडामेंटल है लेंथ, फंडामेंटल है मास, बाकी ये सब क्या हैं? तो ये डेराइव्ड हैं। ये है, ये है, ये है, ये सब है डेराइव्ड। लिख लो भाई, लिख लो, साथ साथ लिख लो। अभी डेराइव्ड हैं। कैसे डेराइव्ड हैं? क्या होता है डेराइव्ड क्वांटिटी? अभी आएगा, अभी आएगा, अभी बस खाली नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हटा दें इसको। यस सर। यस। चलो भाई देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो क्वांटिटी और यूनिट अभी आपको पता लग जाएगा क्या है। अब मैंने एक टेबल बना दिया है। देखो तुमने सुना होगा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, सुना है? एसआई सिस्टम। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। देखो भाई ये सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं ना, सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग आज जो है वो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, इसका नेक्स्ट क्लास में डिटेल होगा। आज तो बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ले हम लोग, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका डिटेल। देखो भाई बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। हम लोग समझते हैं लेंथ, मास, ठीक है, टाइम। आप भी चाहो तो ऐसा एक टेबल बना लो, लेंथ, मास, टाइम बना लो, एक टेबल बना लो। जब जितनी देर मैं लिख रहा हूं आप भी करो। इधर वाला तो ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, इधर वाले की ज़रूरत नहीं है, इधर वाले को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बेस क्वांटिटी, एसआई यूनिट, सिंबल यूज करेंगे। करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance, amount of substance,
चलो भाई, अब लिखना छोड़ो, अब लिखना थोड़ा छोड़ दिया जाए और देखा जाए इधर। लिखना सारे लोग पेन को रख दो और इधर बोर्ड पे नज़र रखो, जितना लिख लिया कोई बात नहीं है। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं, लिखवा भी देंगे फिलहाल के लिए। बेस क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको दूसरे क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर से बोल रहा हूँ, बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहोगे भी तो लेंथ को मास या टाइम या करंट या टेम्परेचर के टर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। देखो भाई, बेस क्वांटिटी इसी को बोलते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी, जो अभी तुमने लिखा डेराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, स्पीड। मान लो स्पीड की बात करें, स्पीड का यूनिट क्या होगा? तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, जरा उसको समझने का कोशिश करेंगे भाई हम लोग। देखो, स्पीड है तो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड ही है, तो यूनिट हम लोग निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट ये होगा। एवरेज स्पीड है या स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो, मीनिंग वाइज अलग अलग हैं बट यूनिट वाइज दोनों सेम होंगे। यूनिट वाइज दोनों सेम ही होते हैं। एवरेज निकालो, किसी चीज़ का एवरेज निकालोगे तो भी यूनिट उतने ही होंगे। मार्क्स, तुम्हारा मार्क्स है मान लो, या एवरेज मार्क्स, देखें एक ही बात है। तो डिस्टेंस तो तुम लिखोगे लेंथ में, डिस्टेंस किस में लिखेंगे? लेंथ में लिखें, लेंथ है, और ये तो टाइम है। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लेंथ भी और टाइम भी। अगर तुम डिसाइड करते हो अपने मन से कि लेंथ को मैं मीटर में रखूँगा, टाइम को सेकंड में रखूँगा, तो इस स्पीड का यूनिट बन जाएगा क्या भाई? तो मीटर पर सेकंड, ऐसा बन जाएगा। और अगर तुम डिसाइड करते हो कि अच्छा लेंथ को मैं मीटर नहीं, मैं इसको रखूँगा मान लो सेंटीमीटर में, और सेकंड को रखूँगा सेकंड में ही, तो यूनिट क्या बन जाएगा भाई? तो सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है। और तुम अगर सोचते हो कि नहीं भाई मैं तो लेंथ को रखूँगा किलोमीटर में और टाइम को रखूँगा आवर में, तो फिर क्या बन जाएगा बोलो? किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या देख रहा हूं भाई कि स्पीड ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो डिपेंडेंट है कि फंडामेंटल का तुमने क्या लिया, इस फंडामेंटल लेंथ का तुमने क्या यूनिट सेलेक्ट किया, और इस फंडामेंटल टाइम का तुमने क्या यूनिट सेलेक्ट किया। मीन्स ये डेराइव्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी डिपेंड करता है कि तुमने फंडामेंटल का कौन सा यूनिट लिया है, उसी हिसाब से इसका यूनिट बनेगा। लेकिन लेंथ का क्या यूनिट लेना है, लेंथ फंडामेंटल का क्या यूनिट लेना है, क्या इसके लिए तुम्हें टाइम का पूछने की ज़रूरत है? टाइम क्या है, मास तुम क्या हो? अरे तुम्हें लेंथ लेना है, तुम इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। तुम्हें मीटर लेना है कि सेंटीमीटर लेना है या फुट लेना है, क्या लेना है? तो ये है इंडिपेंडेंट बेस क्वांटिटीज़, और ये क्या है? डेराइव्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि ये एक्सप्रेस हो सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में, और इनका यूनिट भी जो होगा ना वो डिसाइडेड होगा कि फंडामेंटल का कौन सा यूनिट लिया। फंडामेंटल का जैसा लोगे उस हिसाब से इसका यूनिट बनेगा। तो अभी थोड़ा सा मैंने बताया, इसका डिटेल भी आएगा। तो बेस क्वांटिटी क्या हुआ, मैंने बताया कि ऐसा क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है और इसको दूसरे के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी देखा तुमने कि स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे फंडामेंटल में, लेंथ में और टाइम में, लेकिन क्या आप मास को रिप्रेजेंट कर सकते हो लेंथ में, टाइम में, या किसी चीज़ में? टाइम को क्या दूसरे क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर पाओगे? करंट को कर पाओगे? टेम्परेचर को कर पाओगे मास टाइम में? नहीं कर पाएंगे। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दूसरे डेराइव्ड क्वांटिटी होंगे वो फंडामेंटल का यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे का यूज़ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। डेफिनेशन अभी लिखवा दूंगा मैं थोड़ी देर में। अभी मैं बेस क्वांटिटी का लिस्टिंग कर रहा हूँ। 7 बेस क्वांटिटी माने गए हैं SI सिस्टम में। ठीक है, ये सब लिखने का मौका मिलेगा अभी, कोई बात नहीं है। तो देखो लेंथ है, इसका SI यूनिट क्या होता है भाई? तो इसका SI यूनिट होता है मीटर, और सिंबल में क्या लिखते हैं? M लिखते हैं।
सिंबल इसका m है। मास का क्या है भाई? तो मास का हम लोग लिखते हैं किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? केजी। टाइम का क्या होता है भाई? सेकंड होता है। और इसको क्या लिखते हैं? स्मॉल एस। करंट का क्या होता है भाई? तो करंट का हम लोग लिखते हैं एम्पियर। तो करंट का एम्पियर है। एम्पियर में भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पूरा एम्पियर लिखोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। पूरा एम्पियर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। भाई माइक को ऑफ रखो, जब बोलना होगा तभी माइक को ऑन करो, नहीं तो म्यूट करके रखो। एम्पियर पूरा लिखना है तो ऐसे लिखना है भाई, एम्पियर स्मॉल ए से। कैपिटल ए लिख दिया ना पहले, अगर ऐसे लिख दिया तुमने तो इसका मतलब एम्पियर साइंटिस्ट का नाम, और ये अगर लिखा है तो ये समझो यूनिट है, ये हमारा करंट का यूनिट है। एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल ए एम पी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है सिंबल। टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन में। ये जो एम्पियर है ना, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं यूज़ करने हैं। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये के से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल के से, ठीक है भाई। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिंबल सी डी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से, और ये है इसका यूनिट। मोल है, ये मोल है, बट इसका यूनिट हमारा MOL है, इसमें ई नहीं लगाएंगे, MOL है। ये क्या है? तो ये SI में हम लोगों ने बात किया, SI सिस्टम में क्या यूनिट है और उसका सिंबल क्या है। और अगर हम लोग CGS की बात करेंगे, मान लो CGS की बात करना चाहते हैं, तो CGS का अगर लिखना चाहेंगे तो मीटर का क्या होगा CGS में? तो वो होगा सेंटीमीटर। क्या होगा भाई? वो सेंटीमीटर होता है। मास का क्या होता है बताओ? CGS में ग्राम। और टाइम का क्या होता है भाई? तो वो सेकंड। बाकी इन सब का CGS में कुछ नहीं होता है, इन क्वांटिटीज का CGS में कुछ नहीं है। FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। FPS क्या है? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो लेंथ को लिया फुट में, और मास को लिया पाउंड में, और टाइम को लिया सेकंड में। बाकी इसमें कुछ भी नहीं। इसका पूरा जो स्टोरी है ना, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसे FPS तो CGS तो ये SI, ये इतने सारे क्यों बनाए गए, तो इसका कहानी आएगा नेक्स्ट क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट जब टॉपिक लेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। फिलहाल के लिए मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट बस दिखा रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी का देखो, CGS का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और ये ऐसा ही है, इसमें हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इसका तो स्टोरी जब जानोगे तब पता लगेगा तुम्हें कि ये सब क्या है। अभी के लिए तो ये है भाई कि SI सिस्टम ही फाइनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, और यही हम सब फॉलो कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है SI सिस्टम को। तो SI सिस्टम में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम्हें कि 7 फंडामेंटल के अलावा SI में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं। मतलब यह है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना, कैसे कैसे कौन आया, ये पूरा डिस्कशन होगा, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अभी तो मैं सिर्फ बस इंट्रोडक्टरी बात लिख दिया कि चलो इस यूनिट कैलकुलेशन हम लोग जब करेंगे तो इनका यूज़ आएगा। ये मत सोच लेना कि ख़त्म हो गया यूनिट, अभी तो बस बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। विवेक, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब हम लोग समझें कि फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ये क्या होते हैं? एक मिनट, एक डेफिनेशन लिख लो पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। अभी जो मैंने समझाया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन, फिर से बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने अभी क्या बताया भाई कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। वो इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरे को भले ही दूसरे को ये हेल्प कर देगा, इसको नहीं हेल्प चाहिए, ये इंडिपेंडेंट है। तो देखो भाई फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, independent of all other quantities and do not require any other physical quantity for their definition are called fundamental or base quantity। किसी ने पूछा था ना कि क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ। फंडामेंटल क्वांटिटी ये क्वांटिटीज हुए जो इंडिपेंडेंट है, लेंथ, मास, टाइम, और उसका जो यूनिट होगा, मान लो लेंथ है फंडामेंटल यूनिट, तो इसका जो यूनिट होगा इसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। मान लो अब हम लोग बात कर रहे हैं मास की, मान लो मास की बात करें, मास, तो मास है फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका जो यूनिट हो गया केजी, ये है फंडामेंटल यूनिट। उसी तरह से टाइम है, वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका जो यूनिट हुआ इसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। मीन्स यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। वो भी लिखवा रहे हैं, यहाँ लिख भी रखे हैं ताकि टाइम सेव रहे, क्लास का टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना हो। देखो quantities which are independent of all other quantities and do not require, अभी समझा चुका हूँ, any other physical quantity for their definition और expression, define करने के लिए या express करने के लिए, डिफाइन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं दूसरे क्वांटिटी का, आर नोन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। अब देखो यूनिट क्या है फंडामेंटल, द यूनिट इन विच दीज बेस क्वांटिटीज आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो चलो इसको जल्दी से लिख लो, इसमें समझने में तो कोई परेशानी नहीं है, पहले ही समझा चुका हूं तब दिखाया हूं। बोलो भाई, समझा हुआ है आलिया? धृति, धृति समझा है? धृति का माइक ऑफ है। धृति जैन समझ गए? चलो ठीक है, चलो जल्दी नोट करो इसको। टाइम, मास, लेंथ, the units in which base quantities are measured and expressed are called fundamental units। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, ये हैं एग्जाम्पल्स, ये हैं एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स लिख लेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नोट भी कर लिए? यस सर। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज नोट कर लिए। तो अब हम लोग देखेंगे डेराइव्ड। 7 फंडामेंटल थे ना एज पर एसआई, 7 फंडामेंटल थे, और पूरा एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, इन सब का स्टोरी अगले क्लास में होगा डिटेल में। अभी के लिए हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है वो समझे। अब जरा देखा जाए डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी को अभी मैंने बताया था, उसको पहले समझ लिया जाए, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। देखो भाई, डेराइव्ड क्वांटिटी मैंने एक एग्जांपल बताया था स्पीड का। स्पीड कैसा क्वांटिटी है भाई? तो वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड का यूनिट क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ फंडामेंटल। कैसे? वो देखो, तो बताया था कि स्पीड तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम है तुम्हारा, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन है। बट इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट अगर ढूंढने चलें तो इसका यूनिट अपने से नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक्सप्रेस्ड होता है फंडामेंटल के टर्म में। दिस क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। तो ये एक्सप्रेस किया हम लोगों ने फंडामेंटल के टर्म में, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। अब लेंथ का हमने मीटर जब लिया था, टाइम का सेकंड लिया था, तो ये बन गया था मीटर पर सेकंड। और अगर ये फुट लेंगे और ये लेंगे सेकंड, तो बन जाएगा भाई फुट पर सेकंड। यही हुआ था। और अगर इसको किलोमीटर में लिया, ये अगर आवर में लेंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। इस तरह से चलता रहेगा भाई, कुछ भी ले सकते हैं भाई। अब इसमें किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ये किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तुम किलोमीटर में ले लिए, टाइम को सेकंड में ले लिए, तो किलोमीटर पर सेकंड भी होता है। सुना है कि नहीं? किलोमीटर पर सेकंड नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड भी होता है यूनिट। तो भाई ये भी है, बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन इसका क्या यूनिट होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ फंडामेंटल लेंथ एंड सिलेक्शन ऑफ यूनिट फॉर फंडामेंटल टाइम। इसलिए इसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। ये हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी आर डिपेंडेंट क्वांटिटी। सुन लो ध्यान से, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल। एक फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल, कुछ फंडामेंटल्स पे डिपेंड करेगा। इसलिए ऐसे डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड है, तो स्पीड को फंडामेंटल लेंथ, फंडामेंटल टाइम के फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया स्पीड को। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब तुम सोचो मोमेंटम क्वांटिटी कैसा है भाई? मोमेंटम कैसा है? तो मोमेंटम तो होता है भाई मास इंटू वेलोसिटी। सुना है ना? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो चलो फंडामेंटल है भाई, मास, और वेलोसिटी में है लेंथ, और डिवाइडेड बाय है टाइम। अब ये मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? तो मोमेंटम का जो यूनिट होगा, अगर मान लो एसआई यूनिट निकालना चाहें, इसका एसआई यूनिट निकालना चाहें, तो मास का एसआई यूनिट लेंगे केजी, लेंथ का लेंगे मीटर, और टाइम का लिया सेकंड। तो क्या बन गया भाई? तो मिल गया हमें केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ये हो गया। अगर तुम सीजीएस में निकालना चाहोगे भाई, तो सीजीएस के अकॉर्डिंगली इसका सिलेक्शन करोगे, तो इसका सीजीएस में यूनिट क्या हो जाएगा? तो मास को लिखेंगे, मास को किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। लेंथ को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में लिखेंगे। टाइम तो सेकंड में ही रहता है, तो ये बन जाएगा सीजीएस में। तो इस तरह से ये क्वांटिटी क्या हुआ? ये डेराइव्ड हुआ, क्योंकि ये डिपेंड करता है फंडामेंटल पे। वैसे ही स्पीड क्या हुआ? डेराइव्ड हुआ। तो उसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, ये एग्जांपल है डेराइव्ड क्वांटिटी का। ठीक है, तो एग्जांपल लिखने से पहले डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। देखो समझ लेते हैं पहले। द क्वांटिटी मैंने बताया था अभी, the quantities that can be expressed in terms of base quantities are called derived quantities. The quantities that can be expressed in terms of fundamental or base quantities are called derived quantity, and unit of the derived quantities are expressed in terms of fundamental units. अब भाई इसका यूनिट क्या होगा डेराइव का? तो वो फंडामेंटल यूनिट के ही टर्म में होगा। और ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसको बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट। ये मीटर पर सेकंड है, ये है डेराइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये डेराइव्ड यूनिट है, क्योंकि डेराइव्ड क्वांटिटी का ये यूनिट बना, तो ये डेराइव्ड यूनिट है।
मीटर पर सेकेंड ये डेराइव्ड यूनिट हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा द यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड हेंस कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे भाई। तो एग्जाम्पल में ये दो हमने एग्जाम्पल दिखाए, स्पीड और मोमेंटम, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। तो चलो भाई इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए। टॉपिक 2 डेराइव्ड क्वांटिटीज। पहले फंडामेंटल का किया, अब लिखोगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। जल्दी नोट कर लो। नहीं दिखेगा तो बता देना भाई। The quantities that can be expressed in terms of base quantities are called derived quantities. यहीं पे हम लोग चाहें तो इसका एग्जाम्पल यहीं पे हम लोग फीड कर सकते हैं। स्पीड, फोर्स, ये सब डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। और ये डेराइव्ड यूनिट लिखना हो तो ये मीटर पर सेकंड है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये सब ये है फोर्स के लिए और ये है स्पीड के लिए। ठीक है भाई, नोट कर लिए यहाँ तक। इसका 2 एग्जाम्पल देख लेने हैं हम लोगों को। एग्जाम्पल भी दिखा दो। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल हो गया स्पीड का, दूसरा एग्जाम्पल मोमेंटम का। जल्दी लिख लो, उसके बाद कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं निकालने का, ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं। नोट कर लिए यहाँ तक, मोमेंटम तक? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, मोमेंटम तक आपने नोट कर लिया। तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें ताकि मैं आपको होमवर्क भी दे दूं। अगर यूनिट हमें निकालना होगा किसी डेराइव्ड क्वांटिटी का तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। यस सर। चलो इसको मिटा दूं मैं, बोलो भाई मिटा दें इसको। यस सर। तो चलो भाई, अब हम लोग एक क्वांटिटी दे रहा हूं, एक्सेलरेशन का निकालो। एक्सेलरेशन का मान लो हम लोग निकालना चाहते हैं एसआई यूनिट, या हाँ एक्सेलरेशन का पहले निकाल लो। एक्सेलरेशन का निकालने हैं एसआई यूनिट। तो एक्सेलरेशन देखो, याद किया हुआ नहीं, जो स्टैंडर्ड वे है उसी से हम लोग करेंगे। याद तो सबको पता है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वैसे नहीं करना है हमें जो सिस्टम है वैसे निकालना है। सिस्टम क्या कहता है ज़रा ये समझ लो पहले। सिस्टम ये कहता है कि जिस भी डेराइव्ड क्वांटिटी का निकालना, एक्सेलरेशन हो, मोमेंटम हो, किसी का भी निकालना चाहते हो, तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम ये होता है, मतलब मेथड ये होता है कि सबसे पहले जिस क्वांटिटी का निकालना हो डेराइव्ड यूनिट, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका जो यूनिट होगा वो डेराइव्ड यूनिट होगा।
जिसका निकालना हो उसको पहले फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं। स्टेप 1 समझो ये है। स्टेप 1 क्या है भाई? तो पहले एक्सप्रेस द क्वांटिटी, ये लिख लो, एक नोट का पॉइंट लिखो। चलो इसके पहले एक नोट का पॉइंट लिख लो। हाउ टू ऑब्टेन डेराइव्ड यूनिट। क्वेश्चन ये आ भी सकता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी। तो हाउ टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी लिखो। सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। जो मेथड स्टैंडर्ड है, जो आपको लिखने से पूरा मार्क्स मिल पाए स्कूल में, वैसा ही हम लोग काम करेंगे। तो नंबर 1 देखो, स्टेप 1, जिस भी क्वांटिटी का हमें निकालना है डेराइव्ड क्वांटिटी, उसको पहले एक्सप्रेस करेंगे, मीन्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट द डेराइव्ड क्वांटिटी, द डेराइव्ड क्वांटिटी in terms of fundamental quantities. Step 2, जैसे ही एक्सप्रेस कर दिया तो फिर करेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और सिंपल नॉन क्वांटिटीज। पहले तो ये काम करने हैं। सेकंड स्टेप, सेलेक्ट द यूनिट ऑफ फंडामेंटल और नॉन क्वांटिटीज एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे एंड देन सॉल्व फॉर द required derived unit। ये काम करने पड़ते हैं। As per requirement and then solve for the required derived unit। हाँ बोलो। हाँ मोमेंटम का देखते हैं अभी। हाँ ठीक है, पहले ये दोनों स्टेप लिख लिया, क्योंकि ये देखो भाई, जो नोन है वो तो डायरेक्ट कर लोगे, जो अननोन टाइप अभी आएंगे तो उसमें तुम्हें परेशानी होगा, तो यही स्टेप फॉलो होगा। जो पहले से पता है, बचपन से पता है, तो उसका तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखो भाई, इसी का यूज़ करेंगे। ये दोनों स्टेप्स हो गए, तो इसका यूज़ करेंगे। तो मोमेंटम का थोड़ी देर पहले भी देखा था, मास इनटू वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला। तो हम लोग फंडामेंटल के टर्म में लिखें या कोई नॉन क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखें। अगर ये है, मान लो तुम्हें पता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो तुम यहाँ से भी काम चला सकते हो, और नहीं तो इसको लिखोगे मास है और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं भाई? तो वेलोसिटी तो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम होगा। वेलोसिटी तो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम होगा, तो फंडामेंटल में एक्सप्रेस कर लिया और ये सिंपल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर लिया। दोनों में से कहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर फंडामेंटल से निकाले हम लोग तो एसआई में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो केजी मास का क्या हो जाएगा? केजी। लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर। और टाइम का सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सीजीएस में निकालेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? तो ये ग्राम है, ग्राम है। ये वाला कितना हो जाएगा? तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये टाइम क्या है? तो सेकंड है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा बन जाएगा इसका मोमेंटम का।
और यहाँ से भी निकालें अगर, तो यहाँ से एसआई में अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो मास है वो केजी है, और एसआई में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो ऐसे सिंपल टर्म है, पूरा फंडामेंटल में नहीं ले गए, यहाँ तो पूरा ही फंडामेंटल में लेके गए हुए हैं। तो अगर पहले भी तुम्हें याद आ जाए कि अच्छा वेलोसिटी का तो जानते ही हैं, तो और आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं से काम कर लेंगे, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से अगर सीजीएस में लिखना चाहेंगे तो भाई मास होता है ग्राम में, और ये होता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, यही होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा लेंथ को, तो यही है। तो इस तरह से हम लोग सीजीएस और एसआई निकाल सकते हैं। सो मेथड जो हुआ वो समझ में आ गया कि जिस भी क्वांटिटी का निकालना हो, डेराइव क्वांटिटी का यूनिट निकालना हो, तो स्टेप 1 है एक्सप्रेस द क्वांटिटी, एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट द डेराइव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और सिंपल नोन क्वांटिटीज। कुछ भी जो नोन क्वांटिटीज हैं उनके टर्म में एक्सप्रेस कर दो, फिर सेलेक्ट कर लो यूनिट ऑफ द फंडामेंटल, और जो नॉन क्वांटिटी है जिसके टर्म में आप लिखे हो उसका यूनिट सेलेक्ट कर लो, जैसा रिक्वायरमेंट है। सीजीएस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है तो सीजीएस वाला पकड़ लो, एसआई के हिसाब से रिक्वायरमेंट है तो एसआई वाला पकड़ लो, और उसके बाद कैलकुलेट कर लो भाई, सॉल्व फॉर द रिक्वायर्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. आलिया सिंह ठीक है? दिशा पंत? हिमांशी? चलो सब ठीक है। नव्या, नितिन, स्वाति? चलो देखो जो टेस्ट हुआ था एडमिशन टेस्ट, उसमें 3 बच्चों का, इस बैच में थर्ड बैच जो है 11th का, इसमें 3 बच्चों का 100 में 100 आ गए। तो और मान लो किसी के थोड़े कम आए, खैर 50 से कम तो एक आध का ही आया था, एक का आया था, तो एक को तो चलो कोई बात नहीं है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम्हें कि जिनके 100 आए हैं वो ग्राउंड पे ही रहें। कई बार होता है ना कि बोर्ड में भी 100 आ जाते हैं किसी के, हमारे बेटे का भी आया था 100 मैथ्स में। तो 100 आ जाने का मतलब ये नहीं कि आसमान में उड़ जाएं, क्योंकि जो आप प्लेटफॉर्म से आए हैं जिसमें 100 मार्क्स आए हैं ना, वो तलवार की लड़ाई थी। तलवार ले लिए, लड़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन को काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जीत गए। तो वो तलवार की लड़ाई थी। अब क्या है, तो अब प्लेटफॉर्म बदल चुका है, तो 100 वाले भी वो 80 और 60 पे जा सकते हैं, और 60 वाले भी 80 और 100 पे जा सकते हैं। इसलिए आप पिछले प्लेटफॉर्म को बिल्कुल ही छोड़ दो। अभी ये तलवार की लड़ाई नहीं है, अब ये गोली एंड बंदूक की लड़ाई है, पिस्टल एंड गन की लड़ाई है भाई। पिस्टल से फायरिंग करने हैं। पिस्टल पकड़ना कौन सिखाएगा? मैथमेटिक्स सिखाएगा। 11th-12th का जो मैथमेटिकल टूल है वो सिखाएगा हाउ टू होल्ड द पिस्टल। 11th-12th और जेईई नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए पिस्टल पकड़ना सिखाएगा मैथमेटिकल टूल, और फायरिंग कब, किधर, कहाँ, कैसे करने हैं वो बताएगा लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंड। इसलिए कब, कहाँ, किस पे फायर करना है वो एनालिटिकल अप्रोच बताएगा, और मैथमेटिक्स तुम्हें पिस्टल होल्ड करना सिखाएगा। तो अब लड़ाई बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे है, इसलिए पहले के पहलवान ज़रूरी नहीं कि इस नए प्लेटफॉर्म पे भी पहलवान रह पाएँ। इसलिए आप माइंड से बिल्कुल निकाल दो 100 आया कि 40 आया कि 60 आया, क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है। नया प्लेटफॉर्म, सब नए खिलाड़ी हैं, नए टूल नए तरह से सीखने हैं, और इस नए प्लेटफॉर्म का चैम्पियन बनने हैं। तो आपको सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली चलने पड़ेंगे, उधर वाले से काम नहीं चलेगा। वो सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन, 10th का सिर्फ आप एक चीज़ लेके आए हो, वो है बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे बस। चलो ये समझ लिए, मोमेंटम का समझ लिए। चलो हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं भाई मोमेंटम का निकाल लिया, अब एक्सेलरेशन का निकालो। एक्सेलरेशन का निकालेंगे, पहले से याद है वो नहीं, यही वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो एक्सेलरेशन का जल्दी से निकाल दो भाई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो जानते होगे, फॉर्मूला जानेंगे तभी तो एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब इसको एक्सप्रेस करना है तो फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
तो चेंज इन वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करें, चेंज इन वेलोसिटी का, तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही होता है जो वेलोसिटी का होता है। और वेलोसिटी को और फंडामेंटल में लिखेंगे तो लेंथ अपॉन टाइम लिखेंगे भाई। तो लेंथ अपॉन टाइम लिखोगे वेलोसिटी को, और टाइम एक पहले से है तो दो दो टाइम हो गया डिनोमिनेटर में। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही कैसे होगा जो वेलोसिटी का है, ये कैसे? तो भाई उसके लिए मैं लिख देता हूँ इधर एक छोटा सा नोट, एक छोटा सा मोटा सा नोट है, वो हम लोग लिख सकते हैं। कभी भी देखो एक फंडामेंटल बात है, एक 5 स्टार का बार है 5 सेंटीमीटर का, उसको मुंह में लिया, कट मार दिया, 2 सेंटीमीटर गायब। बच गया कितना? बच गया कितना भाई? 2 सेंटीमीटर को तो कट मार करके 1 बाइट में गायब कर दिया। अब बचा कितना 5 स्टार में? 3 सेंटीमीटर बचा। 5 सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर गप से ले लिया भाई मुंह के अंदर, बच गया कितना? 3 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, तो इसमें से हमने 2 सेंटीमीटर उड़ा दिया और बच गया ये 3 सेंटीमीटर। मीन्स 5 सेंटीमीटर था, टोटल 5 सेंटीमीटर था, जिसमें से 2 सेंटीमीटर उड़ गया, बचा कितना भाई? तो 3 सेंटीमीटर बचा है। मीन्स लेंथ में जो इनिशियल लेंथ था, मान लो उसमें से हमने फाइनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो पता लगेगा। लेंथ में से हमने कुछ कट कर दिया, अच्छा ये यूज़ कर दिया, हमने कट कर दिया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनिशियल लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मिल गया हमें फाइनल लेंथ। मीन्स लेंथ में कंक्लूजन यह है कि लेंथ में लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो भी लेंथ। क्या ऐसा कभी कोई देखा है कि 5 सेंटीमीटर में से 2 सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर के 5 स्टार को खाने में, 1 बाइट लगाने में 2 सेकंड लग गए, तो 5 सेंटीमीटर में से 2 सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या मिलेगा रिजल्ट? बोलो विवेक। नॉट पॉसिबल, मतलब ये ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट वन क्वांटिटी टू डिफरेंट क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में से डिफरेंट क्वांटिटी को लेंथ में से टाइम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन लेंथ और टाइम में नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो लेंथ में लेंथ ही सब्ट्रैक्ट होगा और रिजल्ट भी लेंथ होगा। अब मान लो कि अगर हमारा 6 सेकंड होता और 6 सेकंड माइनस 2 सेकंड करते तो मिल जाता 4 सेकंड। मीन्स टाइम में टाइम सब्ट्रैक्ट होगा, T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट होगा और जो मिलेगा वो भी सेकंड में ही मिलेगा, टाइम में ही मिलेगा। मीन्स जब भी डिफरेंस निकालते हैं या ऐड करते हैं तो अगर हमारा सेंटीमीटर में ऐड कर दें 2 सेंटीमीटर तो मिलेगा हमें 7 सेंटीमीटर। अगर हमारा टाइम में ऐड कर दें 2 सेकंड तो ये 8 सेकंड मिलेगा। तो ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या कंपेयर करना हो। अच्छा ये भी बता दो भाई, ये 6 सेकंड है और इधर 2 मीटर है, लार्जर कौन? ग्रेटर देन लिखें कि लेस देन लिखें या इक्वल टू लिखें? क्या लिखें भाई? इधर 6 सेकंड है, इधर 2 मीटर है, क्या लिखें? फिल इन द ब्लैंक। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है? प्लस करना पॉसिबल नहीं है डिफरेंट क्वांटिटीज में, माइनस करना पॉसिबल नहीं है, और कंपेयर करना मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू देखना। ये जब भी होगा तो सेम क्वांटिटी में होगा और इसका रिजल्ट भी वही आएगा। मीटर में मीटर ऐड करोगे मीटर आएगा, टाइम में टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे टाइम ही आएगा। और ये कंपेयर करोगे तो भाई 6 मीटर है और इधर मान लो 700 सेंटीमीटर है, तो क्या कंपेयर कर सकते हो भाई? तो देख सकते हो, तो देख सकते हैं, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। फिर से देखो तो भी कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चेक किया जा सकता है। लेकिन इसके ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, बट हम लोग डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर सकते जब तक कि इसको सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट कर दिया जाए और इधर वाले को भी। दोनों तरफ यूनिट जब सेम हो जाएगा तभी बता पाएंगे कौन लार्ज।
या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन क्या हुआ कि जब भी डिफरेंस लेना हो या ऐड करना हो या कंपेयर करना हो तो दोनों तरफ क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी सेम यूनिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट का एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, तुम भी लिख लो साइड में कहीं, क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट सेम डायमेंशन आगे पढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद, एंड सेम नेचर can only be combined combined का मतलब है प्लस माइनस, और कंपेयर्ड का मतलब है ग्रेटर देन देखना, लेस देन देखना, इक्वल टू देखना। क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट सेम डायमेंशन एंड सेम नेचर। अभी सेम डायमेंशन सेम नेचर अभी दूर की बात है, वो बाद में समझेंगे। अभी के लिए यूनिट वाइज पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी यूनिट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो आगे आएगा जब डायमेंशन पढ़ेंगे। तो फिर से ये सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस जब करेंगे तो फिर से ये सेंटेंस वहाँ भी लिखा जाता है, लिखते हैं हम लोग। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट हुआ तो लेंथ मिलेगा, L2 माइनस L1 किए तो हमें L3 मिला। 5 मीटर पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड ही आएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन स्पीड का यूनिट वही होगा जो स्पीड का है। ठीक है, ये जल्दी से नोट का पॉइंट साइड में हम लोग लिख लेंगे। और ये एग्जाम्पल दिखाया है अभी, ये एग्जाम्पल था। 6 सेकंड में 2 सेकंड ऐड करेंगे 8 सेकंड बन जाएगा। एल इनिशियल में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल फाइनल, तो इन सब के यूनिट सेम रहेंगे। इधर दिखा दिया है, इधर वाला एग्जाम्पल आप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इधर वाला एग्जाम्पल लिख लो। लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट हुआ, लेंथ मिलेगा। स्पीड में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा, स्पीड ही मिलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, यूनिट वाइज सेम है। बोलो क्लियर है? 5 मिनट और टाइम रह गए हैं, 5 मिनट में थोड़ा और बता दिया जाए, 1-2 प्रैक्टिस कर लिया जाए। लिख लिए धृति? यस सर। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटा रहा हूँ मैं, और अब हम लोग आ जाएं वापस। हम लोग देख रहे थे एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया भाई कि चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का। बोलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, वेलोसिटी के ये मैंने बस अभी समझाया कि चेंज इन वेलोसिटी वही होगा जो वेलोसिटी होगा यूनिट वाइज। और ये लेंथ है, ये टाइम है, तो इसका अब हम लोग ऐसा यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी। अगर ये फंडामेंटल है, ऐसा ही निकालना चाहते थे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ मीटर में, ऐसा ही में लिखते हैं तो लेंथ को मीटर में, और टाइम को क्या लिखेंगे सेकंड में, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और सीजीएस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आलिया बोलो, सीजीएस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो गया सेंटीमीटर और टाइम हो गया सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। धृति यहाँ से भी पकड़ सकते थे भाई, हमें वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आएगा स्कूल में तो कोशिश करना फंडामेंटल तक का काम करें।
तो अगर यहाँ से पकड़ लेंगे तो ऊपर मीटर पर सेकंड है भाई और नीचे टाइम है, तो कलेक्टिवली क्या हो गया भाई, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इसको अगर CGS में लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर है हमारा वेलोसिटी यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड और इधर है हमारा सेकंड, तो क्या मिल गया भाई, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। चलो भाई, एक्सेलरेशन का बात हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटा रहा हूँ, इसके आगे है फोर्स, तो चलो भाई फोर्स का निकाल दो। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स को पहले फॉर्मूला देखने पड़ेंगे भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, तो वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, वेरी वेरी फेमस इक्वेशन, सब जानते हैं। F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसका हो गया वो रखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, सबका ध्यान रखने हैं। कर लिए, बहुत अच्छा काम किए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैच किया जाए, जिसने जिसने कर लिया है थोड़ा मैच कर लेगा। देखो, तो फोर्स को अब हम लोग यहाँ से याद है तो यहीं से भी काम चला सकते हैं। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो यहाँ से भी चला सकते हैं, लेकिन तुम्हें आएगा तो पूरा मार्क्स लेने के लिए तुम्हें फंडामेंटल के टर्म में लिखना चाहिए। तो मास और एक्सेलरेशन लिखोगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखोगे भाई। एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन यूनिट वाइज चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही है, तो ये मिल जाएगा भाई। तो फाइनली कहाँ कितना आ जाएगा भाई, तो ये तो अभी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी तो अभी फंडामेंटल नहीं है, और इसको फंडामेंटल में किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, तो मास इनटू वेलोसिटी को लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं भाई, यहाँ से ले लें तो हम लोग बता सकते हैं कि ये SI में क्या हो जाएगा भाई, तो SI में हो जाएगा मास कितना, मास तो kg, और इधर लेंथ कितना, तो मीटर और पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग CGS में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे, धृति बोलो क्या लिखेंगे, CGS में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। विवेक ठीक है इसका लिखना, विवेक बोलो भाई ठीक है ये, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ से भी हम लोग काम चला सकते थे, यहाँ से भी SI और CGS कर सकते थे। SI करते तो सीधा लिखते kg और इधर लिखते मीटर पर सेकंड और एक और सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, क्योंकि ये वाला बन जाता मीटर पर सेकंड, ये वाला सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और एक और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, बिल्कुल हो जाता। और CGS में लिखते तो भी कर सकते थे ग्राम और ये सेंटीमीटर पर सेकंड और एक और सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से मिल जाता फोर्स का भी। तो कर लिए होंगे, सारे लोग कर लिए होंगे, इस सब में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अब बताओ वर्क का, वर्क का निकालो भाई, वर्क का जल्दी से निकाल लेंगे हम लोग। तो वर्क का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, क्या होता है भाई, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है, पढ़ा होगा, फोर्स इनटू एस पढ़ा होगा 9th में। बाकी आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं मैं कि वर्क का क्या फॉर्मूला होता है। देखो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में कभी मत बोलना कि ये वर्क का फॉर्मूला है, 11th क्लास में ये वर्क का फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स वेक्टर, दोनों में डॉट प्रोडक्ट लिया और ये इंटीग्रेशन किया। ये है एक्चुअल में, अगर 11th क्लास में कोई पूछे वर्क का क्या फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। तो अब जब तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे और ये वेक्टर नहीं पढ़ोगे, उन दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ोगे, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो चलो भाई वर्क का निकाल लिए होगे, यस सर, न्यूटन से। तो वर्क का हम लोगों ने निकाला। डायरेक्ट न्यूटन सेकंड बोलना ठीक नहीं होता है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, फोर्स का जो तुमने निकाला, फोर्स का जो निकाला मास इनटू एक्सेलरेशन, ध्यान देंगे सब लोग, लिखना छोड़ दें।
लिखना छोड़ दो, थोड़ा खोपड़ी पे जोर दो। तो देखो भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाला था तुमने, तो ये एसआई सिस्टम में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया एसआई में। तो ये फोर्स ऐसा क्वांटिटी है जो कि फिजिक्स में बहुत यूज होता है, बार बार यूज़ होता है। तो बार बार क्या मैं ऐसे बोलूँगा कि मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सुरेश ने उधर से लगाया 3 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रिजल्टेंट हो गया 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बार बार kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही खोपड़ी लगता रहेगा, वैल्यू में ध्यान कम जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इतने बड़े यूनिट का बार बार बोलने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, तो इसका नीक नेम रख दिया न्यूटन। न्यूटन साहब के सम्मान में रख दिया, उनके रिस्पेक्ट में रख दिया न्यूटन। तो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन में है, यानी कि न्यूटन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली सीजीएस में भी जो यूनिट है उसका भी एक नीक नेम दिया गया। वो क्या दिया गया भाई, तो वो दिया गया डाइन। डाइन, सीजीएस में फोर्स का यूनिट है डाइन। डाइन अलग होता है, डायन अलग होता है। डायन मतलब जो ऐसे कर दे, डायन नहीं जो कि मर्डर कर दे, वो डायन अलग, ये डाइन है। तो न्यूटन और डाइन ये एसआई सिस्टम में। चलो बात कर रहे थे हम लोग वर्क की, तो वर्क में आ गया। तो अगर यहाँ से पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर। क्यों भाई, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी लिखा लेंथ अपॉन टाइम, एक और टाइम, और इधर से डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब एक और लेंथ आ गया, एक और लेंथ आ गया। तो फाइनली ये रिप्रेजेंट हो गया किस टर्म में भाई, तो मास इनटू लेंथ स्क्वायर। मास इंटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो टाइम स्क्वायर। तो ये अब इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो बताओ आलिया क्या मिल जाएगा, ये मास इंटू, तो यहाँ एसआई में अगर बात करें तो क्या मिल जाएगा, एसआई में बोलो केजी और मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, और इसका फिजिक्स में एक नीक नेम है। क्या है नीक नेम, जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल बोलते हैं। जूल, ये भी साइंटिस्ट है जूल। तो जूल साहब के रिस्पेक्ट में वर्क का यूनिट जूल रख दिया गया। अब इसका सीजीएस में बोलो क्या होगा भाई, सीजीएस में क्या हो जाएगा, तो केजी के बदले में मास का लेंगे क्या, ग्राम, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसका भी एक नीक नेम है, वो है अर्ग। अर्ग है इसका, तो ये नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो भाई जल्दी से। और अब मैं होमवर्क दे देता हूँ, कर लेंगे ना इस तरह का काम, बोलो भाई कर लोगे काम, दिशा पंत, Yes, sir. नितिन कर लोगे, नितिन Yes, sir. ठीक है कर लेंगे। तो होमवर्क मैं अभी देने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लिए। तो होमवर्क में आया ERG का पूरा नाम क्या था? किसका, ERG, यही है पूरा नाम, अर्ग। अर्ग ही बोलते हैं इसको अर्ग बोलते हैं, इसको जूल बोलते हैं। Okay, sir. अगर जूल तुम्हें पूरा लिखना हो तो स्मॉल से लिखना। कभी भी यूनिट लिखते हैं ना, साइंटिस्ट के नेम पर जो यूनिट होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, सारे स्मॉल लेटर। अगर फर्स्ट लेटर तुमने ऐसे लिख दिया ना, तो ये फिर साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। साइंटिस्ट का नाम हमें नहीं लिखना है, हमें तो यूनिट का नाम लिखने हैं। तो स्मॉल, जैसे पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर्स होंगे, और एक लेटर खाली लिखना है तो कैपिटल। एक लेटर लिखना है तो कैपिटल, पूरा लिखना है तो सारे स्मॉल, तो बनेगा यूनिट। ठीक है, तो तुम्हारे होमवर्क में है पावर। पावर जानते हो ना क्या होता है,
बोलो। सर भी है। पावर प्रेशर, तो होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क में नंबर 1 पावर, नंबर 2 प्रेशर, पावर एंड प्रेशर। पावर एंड प्रेशर। देखो पावर जो होता है तुम्हें सबको पता होगा भाई, पावर क्या होता है। तो पावर होता है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, सबको पता है ना। पावर इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप निकाल लेंगे इससे, वर्क का है इधर, इधर टाइम का है। मीन्स डायरेक्टली बोल सकते हो तो ये जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो, लेकिन तुम फंडामेंटल के टर्म में लिखना। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बोलो। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, होता है ना, ये सबको पता है। तो ये वाला एक इसका करेंगे। थर्ड नंबर देखो क्या है, लिख लोगे, पहले समझ लो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाम सुना है जी का। यस सर। फोर्स बिटवीन टू मास, ध्यान देना, फोर्स बिटवीन टू मास होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सबने सुन रखा होगा, बोलो। यस सर। तो ये जब सुन रखा है तो इससे हम लोग जी का निकाल सकते हैं। जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो अब इसका यूनिट रख करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जी का, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा अगले क्लास में। सब लोग देख लो पहले, काइनेटिक एनर्जी का तो कर ही लोगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसका आप कोशिश करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का लिख लोगे। फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसका निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का निकालना है, यूनिवर्सल गैस को, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है। चलो इतना तो कम से कम निकाल लेंगे।